बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 30 मिनट के साथ मकबूल इलाही और अब्दुलरहमान फरीदी हाजिर है। अनाज गल्ला ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। हमारे समाज में, हमारे शोरा कराम ने अनाज और गल्ले की ज़रूरत का बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र किया। ख़ास तौर पर जब अनाज और गल्ला किसानों को, लोगों को, धरती के बेटों को खुराक ग़िज़ा फराहम ना कर सके तो फिर ये मंजर कशी बड़ी खूबसूरत अंदाज में, सबसे ज़्यादा दिलनशी अंदाज में ये की शायर मशरक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने। क्या फरमाते हैं फरीद साहब? जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोज़ी, तो उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। एक दूसरे शायर ने क्या खूब कहा कि फिरता है बेलिबास बस्ती में, जिसने बोई कपास बस्ती में। इस तरह बेशुमार कहानियाँ, किस्से, जुमले, अशार हमारी ज़मीन का सीना चीर कर समाज के लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ जुड़ी हुई है। धरती माँ के ये बेटे आज भी उसी तरह मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं जिस तरह आज से पहले थे। लिया में, पाकिस्तान में इन दिनों गंदम की बुवाई का मौसम है। बहुत सारे किसानों ने गंदम काश्त कर ली। काफ़ी सारे किसान अभी गंदम की काश्त के प्रोसेस में हैं। आज का ये प्रोग्राम गंदम काश्तकार को दरपेश मुश्किलात, उनको मसाइल। फरीद साहब, एक किसान दिन रात सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर, बल्कि उसकी पूरी फैमिली आपके लिए, समाज के लिए खेत का सीना चीरते हैं, धरती से में बीज डालते हैं, बीज पौधा बनता है, पौधा खोशे में तब्दील होता है, बालियाँ आती हैं, बालियों को देखकर किसान खुश होता है, उसकी खुशी दीदनी होती है। वह कितनी उम्मीदें कायम करता है कि ये पौधे जब जवान हो गए तो उसके बाद ये कौम की ज़रूरतें पूरी करेंगे, किसान काश्तकार की ज़रूरत पूरी करेगी। मगर हमारे यहाँ की सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो काश्तकार जो दिन रात की परवाह किए बगैर गंदम काश्त कर रहा है, वो खुद रोटी से तंग है। उसकी कई वजूहात हैं। फेसबुक फ्रेंड, आज का ये प्रोग्राम उन्हीं वजूहात को मौजू बहस बनाने के लिए शुरू किया गया है। फरीद साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रोटी कितनी अक़साम की बनाई तैयार की जाती है, खाई जाती है, इस पे हमारे सामीन के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम अपने दोस्तों को, सुनने वालों को और देखने वालों को सबसे पहले तो उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं कि वो हमारा प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं और हमें इस प्रोग्राम का फीडबैक भी आ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। इस फीडबैक की वजह से हम अपने आप को और अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। जहाँ तक रोटी का ताल्लुक है तो रोटी हर इंसान की ज़रूरत है और सस्ती तरीन जो रोटी है वो गंदम की रोटी मिल जाती है। उसके बाद बाजरे की रोटी है, बेसन की रोटी है और इसी तरह दीगर जो अजनास की रोटी है, चावल की रोटी है। ये तमाम रोटियां जो है वो इंसान की ज़रूरत और उसकी भूख को मिटाती हैं। और भूख को मिटाने के लिए हमारे काश्तकार भी मेहनत करते हैं। भूख को मिटाने के लिए हमारा जो दूसरे तबकात के लोग हैं वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं। जिनके पास वाफिर ज़मीनें गंदम हैं वो तो खुशहाल हैं,
जिनके पास सिर्फ गुजर बसर की चीज़ें हैं, ज़मीनें हैं या उनका वो तरीक़ाकार है, तो वो थोड़े से जो है ना परेशान हाल हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारा जिस मुल्क को हम ज़रई मुल्क कहते हैं कि ये पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। तकरीबन लोग ज़राअत के पेशे से ज़्यादा जो हमारी फ़ीसद आबादी है वो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। लेकिन वो ज़राअत से पेशे से वाबस्ता जो हमारे लिए गंदम उगाते हैं, हमारे लिए दीगर जो अजनास हैं वो उगाते हैं, वो बहुत परेशान हाल हैं इस वक़्त। और परेशान हाल करने में जो उनके जो लोग मुलव्वस हैं, उनमें हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ भी हैं, उनमें हमारे जो हमारे इदारे मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ भी हैं, उनमें हमारे आड़ती हज़रात जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं वो भी हैं, और उनमें सन्नतकार भी हैं, उनमें मिल ओनर्स भी हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा मुलव्वस है वो मैं समझता हूँ हमारे सरकारी इदारे हैं, क्योंकि सरकार का काम लोगों को फैसिलिटेट करना है। मैं थोड़ा सा फ्रेंड आपको ब्रीफ करता चलूँ कि ज़िला लिया में 6,16,000 एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जा रही है, जिससे मतवक्के पैदावार है 40 मन फी एकड़। 6,16,000 एकड़ में 3 लाख एकड़ ऐसी अराजी है जिसे हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो सैराब करता है, और 3 लाख से ज़ायद एकड़ अराजी वो हमारा जो मसनूई ट्यूबवेल है, पीटर है, उसके ज़रिए सैराब होती है। जी फरीद साहब। मलिक साहब, यहाँ जो है ना आपने ये तो बता दिया है ना कि भी कितनी हमारी ज़िला लिया की जो ज़मीन है वो गंदम काश्त करने जा रही है। हमारा काश्तकार मेहनत करेगा और वहाँ बीज डालेगा, बीज के बाद फिर उसे खाद डालेगा, खाद के बाद उसे पानी देगा, और वो मुख्तलिफ मराइल से गुजरता है। ज़राई मदाखिल जो है ना ज़राअत में, वो अब किसान की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं, महंगे तरीन होते जा रहे हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे सरकारी इदारे हैं। अब खाद माफिया को देख लें आप, जो DAP देखें ना, 3-4 खाद की किस्में जो है वो गंदम की काश्त में इस्तेमाल होती हैं। DAP खाद इस्तेमाल होती है और यूरिया इस्तेमाल होती है, इसी तरह पोटाशियम की जो खाद है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब जो मैंने देखा है मार्केट में जो सरकारी रेट है खाद का, जिस तरह DAP का 13,000 समथिंग कुछ रुपए है जो सरकारी रेट है, जब मार्केट में लेने जाता है काश्तकार तो वो उसको 1,000 फी बैग महंगा मिलता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये है ना असल बात। ये यकीनी तौर पर इसका जिम्मेदार तो वो मिडल मैन है, वो दुकानदार है, वो डीलर है, जो अपने फायदे के लिए लोगों की, किसानों की, जो पहले ही तबाह हाल है। किसान जब गंदम उसने पिछले साल काश्त की, आपको याद है कि उससे जबरदस्ती गंदम खरीद हाँ जी, ठीक है ना जी। गन्ना उसका उस रेट पे नहीं बिकता, कटौतियां का इशू है, इसी तरह मल्टीपल रीजन है जो किसान को चक्की में पीस के रख देते हैं। इसी तरह खाद का इशू है, वो खाद के इशू कोई आज का नहीं है, इस पे बड़ी चीखों पुकार हुई। और मलिक साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब गुज़श्ता रोज की बात कर लेते हैं। हाँ जी। गुज़श्ता रोज जो है एक ज़ख़ीरा अंदोज़ के ज़ेर तमीर मकान पर छापा लगा है। वहाँ 300 से ज़ायद बैग जो है वो डंप किए हुए थे। अब वहाँ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जनाब शेख आसिफ हुसैन साहब फरमाते हैं कि इस खाद का तो मार्केट में कोई इशू नहीं है। तो ये उनके अल्फाज थे, भाई इशू अगर नहीं है तो ये डंप क्यों है? इसका जवाब दे सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत। और हमने कोशिश की कि वो जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी उस रेड में मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर, हमने वहाँ लाइव भी प्रोग्राम किया है। वो आप जानते हैं ना कि हमने कोशिश की कि ये सारा जो सरकार ने एक एक्टिविटी की उस पे उसका रिटर्न क्या है। भी वो फरमाते हैं कि जी ये जो बरामद हुई है खाद, या इससे पहले बरामद हुई है, वो खाद जो है हम सरकारी रेट पे फरोख्त करेंगे। मलिक साहब, सरकारी रेट पे फरोख्त करने से मसला तो हल नहीं हो रहा ना। अगर सरकारी रेट पे ये इन्होंने हल वो रेट पे उसे मार्केट में देनी है, वो बताया ना फिर कहाँ दी गई है? वो वही दुकानदार बेचने वाले हैं ना, उन्हीं को फरोख्त कर दी जाती है सरकारी रेट पे। सरकारी रेट। अच्छा, अब
असिस्टेंट कमिश्नर साहब फरमा रहे थे कि भाई इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। वो बताया ना कौन सी कानूनी, मुझे तो आज तक नहीं पता चला अभी तक कि भी कोई कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है। अच्छा, ये डिप्टी कमिश्नर लिया को इस लोकेशन, मैंने कहा है कि फलां जगह पे खाद डंप है, मैंने मैसेज किया, उन्होंने कहा लोकेशन बताई जाए। हमने लोकेशन उन्हें शेयर की। लोकेशन शेयर करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर वहां आ गए, डिप्टी डायरेक्टर वहां आ गए, स्पेशल ब्रांच के लोग वहां आ गए, तमाम लोग वहां आ गए, हर चीज पकड़ी गई। पकड़ने के बाद फिर उसका रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं लिया बिल्कुल। देखे ना, रिजल्ट तो आ गया कि वो खाद जो है वो सरकारी रेट पर फरोख्त हो गई। फरोख्त होना कोई रिजल्ट तो नहीं है ना सर, वो जिसने वो डंप की है। तो अभी कोशिश हमने की थी कि उसके बारे में क्या कानूनी कार्रवाई की गई है। कुछ नहीं हुआ, मैंने पता किया है, नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। बाहर हम अपने किसानों की इस बात की 100% तायद करते हैं कि किसान जो है वो खाद जायद नरखों पर फरोख्त खरीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो खाद नहीं डालते तो उनकी फसल मलिक मुतासर होती है। साहब, सरकार ने एक फिगर दिया हुआ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दीगर साथियों को भी पता है, दीगर लोगों को भी पता है कि भी 182 हमारे रजिस्टर्ड डीलर हैं खाद के। जी, अब बताइए, जाए 182 रजिस्टर्ड डीलर के पास जो खाद, जब फैक्ट्री से खाद आती है ना, वो एक उसकी बिल्टी वगैरह बनती है, पता चलता है कि भाई ये खाद जिला लिया के लिए जा रही है, ये खाद फलां शहर के लिए जा रही है। उसको इंटीमेट जिला इंतजामिया को भी किया जाता है कि भाई आपके जिले में ये खाद पहुंच रही है। अब ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है ना, उस खाद को उसी जिले में फरोख्त करवाएं और कंट्रोल रेट में फरोख्त करवाएं। अब मुझे पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई वो खाद जो आई है वो किधर गई है। आप सही फरमाते हैं अब्दुल फरीदी साहब, सिर्फ किसान का इशू अकेली खाद नहीं है, हमारा जो इशू है वो नहर का पानी, ये तो सबसे बड़ा इशू है ना, नहर का पानी हमारा सबसे बड़ा इशू है। आपको पता है कि थल कैनाल का जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया, ये थल कैनाल का जो प्रोजेक्ट है ये क्या स्टेट ने बनाया है? नहीं 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 नहीं, ये हमें कहा गया कि आपको हम थल आबाद करने के लिए पानी देते हैं, और पानी कैसे देंगे, हम आपको नहरी निजाम देंगे। और नहरी निजाम कैसे देंगे कि जरूरी तो ये था ना कि सरकार हमें नहरी निजाम बना के देती, नहीं, सरकार ने कहा कि भाई उस नहरी निजाम के लिए जो जिम्मेदार हैं, वहां के जमीन के मालकान हैं, वो अपनी जमीनें, जो बेनिफिशरी है वो जमीनें जो है वो अपनी हमें दे इंतकाल करके, उसके एवज जो है हुकूमत पाकिस्तान है वो उसे इंतकाल करे, उसके एवज हमें नहर मिलेगी। और हमने कहा कि चलो भी ठीक है, हमारी जमीनें आबाद होती हैं, हमें नहर मिल जाएगी, जमीनें आबाद हो जाएगी। तो हमने अपनी जमीनें जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को इंतकाल कर दी। 1 अप्रैल 1954 को एक इंतकाल के तहत मियावाली, भक्खर, खुशाब, लिया और कोटदू का एक मखसूस एरिया, उसकी वो प्रॉपर्टी जो नहरी इरिगेशन डेवलपमेंट के तहत आ रही थी, उसको बहक सरकार शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद ये हमारा इरिगेशन सिस्टम कायम हुआ। अब्दुल फरीद साहब, लिया में जो नहरें इस वक्त मौजूद हैं, उसकी अगर हम बात करें तो लिया में 76 वर्ष ये पुराना जो सिस्टम है, लिया में कुल नहरें 42 हैं, जिनकी लंबाई 522 मील है। अच्छा, आपकी कोई नोटिस में है कि लिया और बखर का और ये थल कैनाल का मंजूर शुदा पानी जो है ये कितने क्यूसेक? वो मलिक साहब, जो मंजूर शुदा पानी है वो 9000 क्यूसेक हमारी इन नहरों के लिए वो पानी है, जिसमें लिया है जी, कोटदू है और बखर है, 9000 है। ये 9000 क्यूसेक जो पानी है ये हमारा मंजूर शुदा पानी है। और लेकिन जो हमें दिया जा रहा है वो 8200 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है जो हमारी नहरों में आ रहा है। और उसमें जो है मुझे तो अजीब सी बात नजर जो आई है वो ये है कि जब बखर की 1000 एकड़ को सराब करने के लिए पानी की लिमिट बनाई गई है तो वो और है, लिया के लिए बनाई गई है वो और है, कोटदू के लिए बनाई गई है वो और है। ये समझ से बालातर बात है जी। लिया और बखर का जो मंजूर शुदा पानी है ना जी, वो है 2450 क्यूसेक, और जो मिल रहा है
वो मिल रहा है 2050 क्यूसेक। हाँ जी। अच्छा, मियाँ वाली तक से दुल्ले वाला तक थल कैनाल की रिमॉडलिंग हो चुकी है। वो 2004 में हुई थी ना जी, जी। आपको याद है कि जब लिया में प्राइम मिनिस्टर अपने दौर के नवाज शरीफ साहब आए थे तो अचलाना साहब ने उनसे डिमांड की थी। उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा करोड़ लालिसन में आई थी। ये 92-3 की बात है। उस वक़्त बिल्कुल। जहांगीर खान सियर मरहूम ने उनको इनवाइट किया था करोड़ लालिसन विजिट का। तो वो तशरीफ लाई थी, तो उस वक़्त भी ये बात हुई। अब देखिए ना, ये 40 साल ये और गुजर गए। मलिक साहब जुल्म देखे ना कि भी नहरें जो बनाई गई हैं वो हमारी जमीनें लेकर बनाई गई हैं। हाँ जी। अब उस नहरों में पानी के मुतालबे भी हम कर रहे हैं और उन नहरों की रिमॉडलिंग के मुतालबे भी हम कर रहे हैं जी। भाई जो हमारी जमीनें आपने ले ली हैं तो कम से कम हमें वो चीजें तो प्रोवाइड की जाए ना। जिस मकसद के लिए जमीन हम लोकल मालकान ने बहक गवर्नमेंट की, अब उस प्रोजेक्ट से हमें 100% बेनिफिट उठाने का मौका तो फराहम किया जाए। ये डेफिनेट है कि ये मुश्किलात का सिलसिला है। तो मलिक साहब अच्छा, ये 2010 में मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इस पे मैं चाहूंगा कि आप जरा कमेंट करेंगे कि 2010 में बकर और लिया की जो थल कैनाल की रिमॉडलिंग है उसका तखमीना तकरीबन 30 अरब रुपए लगाया गया था। अच्छा, वो तखमीना लगा था तो प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ लेकिन बस कागजों में हुआ उसका जो है ना ऑन ग्राउंड जो है ना वो कोई चीज नजर नहीं आ रही है। हमारे पता क्या है मलिक साहब जी, मैं जो समझता हूँ ना, हमारे जो पार्लिमानी क्लास है वो चाहे जिला बखर की है, मियाँ वाली की है, लिया की है, कोटद्दू की है, मुजफ्फरगढ़ की है, हम वो लोग हैं जो अपना मुतालबा भी असेंबली फ्लोर पे जाके पेश नहीं कर सकते। हमारे जितने भी नुमाइंदगान यहाँ जिनको हम मुंतखब करके भेजते हैं ना, वो अपनी बातें तो वहां जाके करते हैं, अपना जो रहन सहन है उसको तब्दील करने के लिए वो तमाम मनसूबाबंदी कर लेते हैं। यहाँ के बसने वाले लोगों के लिए उनके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है, हमारी आवाज वो नहीं उठा सकते वहां जाके। अब्दुल फरीदी साहब, जिनके वोट की ताकत से हम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और वो नुमाइंदे जाकर इस्लामाबाद और लाहौर में हमारी नुमाइंदगी करते हैं, हमारे वो मनसूबा जात जिसमें टॉप वन जो है वो थल कैनाल की रिमॉडलिंग है। लेकिन अब 2010 में ये तखमीना था 30 अरब रुपया, अब तो ये 100 अरब पे पहुंच गया होगा। अब ये ताखीरी मनसूबे जो है कौमी खजाने पर भी बोझ बनता है। और इन 13 बरसों में ये आप देखिए कि कितना लोगों का नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों को ये पानी का जो बेनिफिट मिल सकता था वो ना मिला, और लोगों ने फिर महंगा डीजल खरीद करके। और दूसरी जो बात है कि ट्यूबवेल लग रहे हैं बार बार हर जगह, एक एकड़ में 5-5 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। पीटर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ पानी है वो कम हो रहा है। देखे ना, कुछ ट्यूबवेल वो जो पुराने डीजल पर जो ट्यूबवेल हुआ करते थे वो खत्म हो गए। अब ट्यूबवेल जितने भी हैं वो बिजली पर चल रहे हैं, बिजली की कीमतें आपके सामने हैं। और कुछ लोग पीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटर के डीजल के रेट आपके सामने हैं। रोजाना उतार चढ़ा हुआ है बिजली की कीमतों में भी और डीजल के रेट में भी। किसान को और किसान के साथ साथ शहरियों को भी मसाइल का शिकार है। किसान तो खास तौर पे उनके ज़राई मदाखिल जितने भी हैं ना मलिक साहब, वो महंगे से महंगे तर होते जा रहे हैं। अब जब वो बीज खरीदने जाते हैं तो जब उनसे गंदम खरीद की जाती है तो उस वक्त रेट और होता है, जब उनको बीज दिया जाता है तो फिर उस वक्त रेट और होता है। फिर जब गंदम की काश्त करने के बाद जब वो गंदम उग जाती है फिर वो उसे मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो फिर उनके रेट फिर डाउन हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना, एक और फरीदी साहब, एक और मालूमात मेरे पास अहम मालूमात है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, अपने दोस्तों से भी शेयर करता हूँ कि लिया जो थल के उसमें शामिल है, थल कैनाल का फी 1000 एकड़, हाँ जी, 1000 एकड़ अराजी के लिए जो थल कैनाल पानी देती है, 1000 एकड़ अराजी को सराब करने के लिए थल कैनाल कितना पानी देती है? 3.18 क्यूसेक। 3.18 क्यूसेक। अच्छा, और ये लिया के लिए
और जो मुजफ्फरगढ़ जिला में पानी मिलता है फी एकड़, फी 1000 एकड़, फी 1000 एकड़, हाँ जी, वो कितना मिलता है? वो 8.50 की 8.50 क्यूसेक। लइया को कितना मिलता है? 3.18। तफावत देखे ना आप। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर डीजी कैनाल्स के जो फी 1000 एकड़ को पानी मिलता है वो मिलता है 6.5। हाँ जी, अब देखिए ना, ये लैया का एक तो रिमॉडलिंग का इशू आ गया, फिर ये वाटर अलाउंस का इशू है हाँ कि जी, लैया के जो जमीनें हैं जिन्हें पानी की पानी की अशद जरूरत है। देखिए ना, अगर मुजफ्फरगढ़ में सारा साल नहरें चले तो वो तो इलाका पहले सेमज़दा है और मजीद वहां सेम आ जाएगी। अब लैया में थल है, रेत है, यहाँ तो पानी वैसे जरूरत है, हमारे पास पानी कोई नहीं है। और जिनके पास पानी मौजूद है, जिनकी जो जेर जमीन पानी है उसका लेवल भी बेहतर है, वहां पानी की मिकदार को आप देखें। तो मलिक साहब, यही यही तो रोना रो रहे हैं ना हम। ये असल में ये बातें जो हैं वो हमारे जो पार्लिमानी क्लास है, जो हमारी नुमाइंदगी करती है असेंबली फ्लोर पर, आपको याद होगा किसी जमाने में वो चौधरी असगर दावा करते हैं कि मैंने लैया के पानी का मसला असेंबली फ्लोर पे उठाया था। भाई वो दावा करते हैं, ठीक है, उठाया होगा, तो क्या वो मसला हमारा रिजॉल्व हो गया है? लेकिन रिमॉडलिंग का इशू तो नहीं हुआ ना, जो हमारा नहीं, हमारा पूरा पानी हमें मिल रहा है। नहीं हुआ, वो तो रिमॉडलिंग होगी तो पानी मिलेगा। रिमॉडलिंग के बगैर पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिमॉडलिंग का मतलब यह है कि नहरों की जो सतह है वो बुलंद हो, उसके किनारे उनके पुश्ते ठीक किए जाए, पुख्ता पुख्ता हो, वो पानी जो है उसका लेवल है वो टेल तक जाए ना पानी। ठीक है ना। मलिक साहब, जो आखिरी किसान बैठा है, टेल पर बैठा है, वो तो ज्यादा परेशान है, वो डेफिनेटली उसको तो पानी का एक कतरा भी नहीं मिलता। जी हाँ। और जुल्म खुदा का फिर ये होता है कि भी फिर उसके ऊपर रेवेन्यू वाले चढ़ जाते हैं कि भी आप अपना अभियाना जमा कराओ। वो तो जाहिर है क्योंकि उसके नाम पे पानी मिल नहीं रहा, पैसे ले रहे हैं। ये अकेला सिर्फ रेवेन्यू वाले नहीं आते, और महकमे भी आते हैं। आपसे मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि हमारा जो किसान है सिर्फ खाद से परेशान नहीं है, सिर्फ नहरी पानी की कमी का शिकार नहीं है, वो महंगे डीजल का भी और महंगी बिजली का भी शिकार है। और उसके बाद जो एक और ही मामला है वो है सूद माफिया का। ये तो बड़ा माफिया है। लेकिन ना, हमारा किसान जो है वो उसके पास इतने वसाइल ही नहीं होते कि वो अपनी फसल को काश्त कर सके। उसको अपनी फसल काश्त करने के लिए उसको मदद लेनी पड़ती है, उसे उधार लेना पड़ता है। और जो खासतौर पे हमारे देहातों में ऐसे छोटे छोटे जो किसान हैं, 2-2 ढाई एकड़ के जो किसान हैं, वो तो पूरा इन्हिसार करते हैं। फिर वो पकड़े जाते हैं सूद माफिया के चुंगल में, उसके जबड़े में आ जाते हैं और ऐसे आते हैं मलिक साहब, वो निकल नहीं सकते। अच्छा, तो आप ये देखें ना कि भी सूद माफिया में सिर्फ वो लोग शामिल नहीं है जो ज़राई मदाखिल फरोख्त कर रहे हैं। सूद माफिया में हमारे इदारे भी शामिल हैं। अब बैंक से जब किसान सूद लेते हैं, सूद पे ज़राई मशीनरी ले लेता है, या सूद अपनी जमीन वहां रख के ट्रैक्टर ले लेता है या कोई और चीज ले लेता है, तो उस चुंगल में भी फंस जाता है। चाहिए तो ये था ना कि भी किसान को फैसिलिटेट किया जाए, बिला सूद चीजें दी जाए। अच्छा, सरकारी तौर पर। यहाँ ना एक और मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हमारे जो बड़े बैंक है, ठीक है, वो तो छोटे किसान को नजदीक ही नहीं लगने देते। हाँ जी, वो तो सिर्फ बड़ों के लिए है। अच्छा, जो ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो 32 और 40% तक सूद पे दे रहे हैं, ठीक है। और कितने मुकदमात इन्होंने दर्ज करा रखे हैं। आपको याद है कि फतेहपुर का एक आदमी जो है 2 बरस पहले उसने खुदकुशी कर ली, यही इन्हीं एनजीओ के सिस्टम में, ठीक है ना। माइक्रो फाइनेंस वाली जो एनजीओ की वजह से वो ऐसा परेशान हुआ कि वो खुदकुशी कर गया। अच्छा, ये कितने और वाकयात हैं। अच्छा, घरों में ये आसूदगी नहीं होती, उसका नतीजा ये होता है कि घरों में लड़ाई झगड़ा फसाद होता है, और उस फसाद के नतीजे में घर जो है वो कई घर जो है वो उजड़ गए। ये मल्टीपल एक जायंट एडवेंचर है, उसमें जितने सोसाइटी के हमारे जितने वो हैं, वो अगर आएंगे तो उसके बाद फिर बात बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो सारी सूरत हाल कोई अलादीन का चिराग है और उस चिराग के नीचे जो है वो आएगा तो फिर ये मामला हल होगा, ऐसा तो हर बिल्कुल ऐसे। मतलब सब इसमें सिर्फ
हमारा सूद माफिया अकेला मुलविस नहीं है। मैं समझता हूँ कि भी इसमें जो है ना हमारे इदारे भी जो है ना अपना वो किरदार अदा नहीं करते जो उनको करना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक किसानों को आप एक मशवरा तो दे सकते हैं कि वो सूद माफिया के हाथों यरगमाल होने की बजाय, लुटने की बजाय, अपनी सारी अराजी उनको गिफ्ट करने की बजाय वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक उस कानून को जो है वो आप इख्तियार करें। बिल्कुल, ये तो अब वही बात है ना कि भी हमारे जो इदारे हैं वो अपना प्रॉपर काम नहीं करते ना। जब किसान किसी चुंगल में फंस जाता है तो वो इदारे भी उसी माफिया के साथ मिल जाते हैं। आप पुलिस को देख लें, पुलिस भी उसी माफिया के साथ मिल जाता है। तो ये तमाम सिस्टम वही चल रहे हैं कि भी जो है ना वो किसान को ही रगड़ो, छोटे जिम्मेदार को रगड़ो, बड़ा जिम्मेदार को। अब जब गन्ने की बारी आती है तो बड़ा जिम्मेदार भी ऐसे ही होता है कि भी उसे जो है ना उसकी ट्रालियां जा रही होती है, आम किसान की ट्रालियां जो है वो यहाँ वो डंप हो जाती है, डंप हो जाती कई है। कई दिन उन्हें इंतजार करना पड़ता है। तो भारत ये काश्तकार जो है जिंदगी में सिर्फ खाद और बीज और पानी से ही परेशान नहीं होता, बल्कि यहाँ एक और अहम मसला जो हमारे किसानों को देहाती जिंदगी में भुगतना पड़ता है वो ये है कि आमतौर पे हमारी जो लाइफ है उसमें जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी मुशगाफियों का भी उससे सामना करना पड़ता है। मतलब जो महकमा रेवेन्यू है ना, इसकी तो आप बात ही ना करें ना, क्योंकि वो कहते हैं कि भी आपसे जो हो सकता है आप कर लें, हमारा जो रेट मुकर्रर है वो आपको देना ही देना पड़ेगा। मुझे पता चला है पिछले पिछले दिनों के भी वो कोई रजिस्ट्री कराने कोई जिम्मेदार गया तो फिर उसने एमएनए से सिफारिश भी करवाई। एमएनए की सिफारिश का नतीजा फिर ये हुआ, उन्होंने कहा कि भी आपका 2 लाख कमीशन बनता था, आप 1 लाख रुपए दे दें। ये भी तो हमारे मसाइल है ना यहाँ। वो साहिब हाँ हैसियत जी। होंगे। असल बात ये है कि हमारे जो मालियाना है, हमारे खसरा है, गिरदावरी है, रेवेन्यू के इंतकालात हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बराह रास्त जिसका शिकार एक आम किसान होता है, उसमें हमारे जो किसान हैं उनकी वो जिस तरह कहते हैं ना जी, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, हमारे किसानों पर ये सारे जो मामलात हैं वो सूरत हाल उनकी गड़बड़ होती है। हाँ जी। सामीन, मैं फेसबुक फ्रेंड आज का ये अहम मौजू ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ तो उम्मीद काफ़ी है, इनायतुल्लाह काशिफ साहब भी मौजूद होंगे। तो कल इंतहाई अहम मौज़ूआत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अब्दुल रहमान फरीदी और मकबूल इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।